हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे टीएचटी एंड पीएचडी एग्रीकल्चर का पार्ट 8, जिसके अंतर्गत देखेंगे उन तमाम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो भी कैंडिडेट्स यूपी टीएचटी एंड पीएचडी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस सीरीज के अंतर्गत कराए गए उन समस्त पार्ट को वो लोग अवश्य एक बार देखें, क्योंकि दोस्तों ये वही सीरीज है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में एक अहम रोल प्ले करेगी। इसकी एक प्लेलिस्ट दोस्तों चैनल पे बना दी गई है, वहाँ से आप लोग उन समस्त पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आज के सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आप सभी लोग एग्री नॉलेज प्लस का टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों बना दिए गए हैं। आप लोग उस टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्लास टाइम से नहीं हो पाती है, तो उसकी जो सूचना है वो टेलीग्राम चैनल पे ही दी जाती है। साथ ही साथ हम टेलीग्राम चैनल पर बीच बीच में दोस्तों एक क्विज भी करवाते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो क्विज कराई जाएगी, क्विज भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को जो भी सूचना होगी उस सूचना को वहाँ उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। साथ ही साथ आप लोग अगर लिंक से नहीं जाना चाहते हैं तो आप लोग एग्री नॉलेज प्लस आप लोगों को टेलीग्राम पे सर्च करना है, वहाँ से आप लोग चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस शानदार सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। धान का ग्रासी स्टंट डिजीज का वाहक होता है। धान में दोस्तों एक डिजीज लगती है जिसे ग्रासी स्टंट रोग या ग्रासी स्टंट डिजीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों वेक्टर पूछा गया है कि इस रोग का वेक्टर क्या है, यानी कि ये जो रोग होता है किससे ट्रांसमिटेड होता है। तो आप लोगों को बताना है ग्रीन लीफ हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, सफ़ेद मक्खी या धान मतकुड़। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ब्राउन प्लांट हॉपर आंसर दे रहे हैं यानी कि बी, वो बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ब्राउन प्लांट हॉपर। क्या होगा दोस्तों? ब्राउन प्लांट हॉपर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए आप लोगों को हम बताते हैं, यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं ग्रीन लीफ हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर या धान मतकुड़, इनके बारे में आइए आप लोगों को हम बारी बारी से बताते हैं। ग्रीन लीफ हॉपर जो होता है धान में टुंगरू वायरस, टुंगरू वायरस जो है दोस्तों ये ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा? ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा। धान में जो टुंगरू वायरस है वो ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है? ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा। वहीं पे अभी आप लोगों को हम ग्रासी स्टंट डिजीज की इमेज भी दिखाएंगे। ग्रासी स्टंट डिजीज जो होती है इसका जो वेक्टर होता है ये क्या होता है? ब्राउन प्लांट हॉपर। वहीं पे धान मतकुड़ की बात कर ली जाए दोस्तों, इसे गंधी बग के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? गंधी बग, जो कि धान का एक बहुत ही हानिकारक कीट है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये मिल्किंग स्टेज यानी कि दुग्धावस्था में, यानी कि जब बाली में दुग्धावस्था होती है उस समय ये अटैक करता है और जो धान की क्रॉप होती है उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। गंधी बग दोस्तों इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके स्किन से एक विशेष प्रकार की गंध आती है, इसी कारण दोस्तों इसका नाम गंधी बग रखा गया है। ये एक छोटा इंसेक्ट होता है और इसका कलर जो होता है हल्का येलोइश या ग्रीन कलर का होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो इंसेक्ट होते हैं ये किस प्रकार से पौधे को यानी कि धान की क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जो ग्रासी स्टंट डिजीज है उसका इमेज और साथ ही साथ ब्राउन प्लांट हॉपर का इमेज। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम इमेज के माध्यम से।
ये दोस्तों आपके सामने इमेज दिया गया है। यहाँ पे वेक्टर यानी कि ये ब्राउन प्लांट हॉपर यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो कि धान की क्राप से चिपके हुए हैं, जो कि आप लोग इस इमेज में देख पा रहे हैं। हल्का में से जूम कर रहे हैं, ये दोस्तों आप लोग देख पाएंगे। इस प्रकार से ये होते हैं, यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर जो होता है वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, जो कि आप लोग आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, ये है ब्राउन प्लांट हॉपर। और इसी के द्वारा क्या होता है, धान में ग्रासी स्टंट डिजीज जो होती है इसी ब्राउन प्लांट हॉपर के द्वारा होती है। दूसरी साइड में दोस्तों ये रेड कलर के जो आप लोग अंडाकार तस्वीर देख रहे हैं, इसके अंतर्गत पत्तियां दिखाई गई हैं, किस प्रकार से ये पत्तियां इसकी प्रभावित होती हैं। इस रोग के द्वारा क्या होता है दोस्तों, जो पौधा होता है वो झाड़ी नुमा हो जाता है, यानी कि पौधों का आकार, पौधे जो होते हैं वो आकार में छोटे रह जाते हैं और इनकी पत्तियां जो होती हैं वो पीली और भूरे रंग की हो जाती हैं। इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, जो क्रॉप होती है कभी कभी क्या होती है, ज़्यादा प्रभावित अगर क्रॉप हो रही है दोस्तों तो सूख जाती है और उसमें बालियां भी नहीं निकलती हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं इसके, ग्रासी स्टंट टाइप 1 आप लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट इमेज में, और 4th इमेज में आप लोग देखेंगे ग्रासी स्टंट टाइप 2, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं दोनों के लक्षण थोड़ा थोड़ा अलग हैं। ठीक है, इसमें संपूर्ण पौधा जो है ये प्रभावित हो चुका है, जबकि ग्रासी स्टंट टाइप 2 में इसकी जो पत्तियां हैं वो पत्तियां प्रभावित दिखाई दे रही हैं, संपूर्ण पौधा इसमें प्रभावित नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रासी स्टंट जो डिजीज होती है वो ब्राउन प्लांट हॉपर के द्वारा धान की क्रॉप में लगती है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्रकाश संश्लेषण में ध्वज पर्ण यानी कि फ्लैग लीफ का कितने प्रतिशत तक का योगदान होता है। सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि फ्लैग लीफ होती क्या है। आप लोगों ने देखा होगा जब पेनिकल निकलता है धान में, उसके बाहर जो एक पत्ती होती है सीधी, उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, फ्लैग लीफ। आइए आप लोगों को हम इमेज में दिखाते हैं। ये दोस्तों लीफ दिखाई दी गई है और ये पेनिकल है, पेनिकल के बाहर जो ये पत्ती, सीधी पत्ती आप लोग देख पा रहे हैं, इसी को फ्लैग लीफ कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, द फ्लैग लीफ, आप लोग देख पा रहे हैं द फ्लैग लीफ सप्लाइज फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट टू द पेनिकल, हाइब्रिड हैज वाइडर फ्लैग लीफ देन द इनब्रेड वायराइटीज। दोस्तों क्या होता है, जो देसी वैरायटियाँ होती हैं उनकी तुलना में हाइब्रिड वैरायटी में जो फ्लैग लीफ होती है वो थोड़ा चौड़ी होती है, और जो फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको, उनकी जो सप्लाई होती है ये पेनिकल को कौन करता है, पेनिकल को यही फ्लैग लीफ करती है। फ्लैग लीफ सप्लाइज फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट टू दी पेनिकल, यानी पेनिकल यानी जो पुष्पकर्म होता है दोस्तों इसका धान का, उसको जो सप्लाई करती है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट वो कौन करती है, यही फ्लैग लीफ करती है। तो क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया था, ये कितने % योगदान होता है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में। प्रकाश संश्लेषण में ध्वज पर्ण यानी फ्लैग लीफ का कितने प्रतिशत तक का योगदान होता है, 52%, 40%, 33 या 20। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा 52% यानी कि ए। कितने % योगदान होता है, 52%। तो आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। दोस्तों क्वेश्चन आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे, उसके बाद इसका जवाब आप लोग देंगे। जी हाँ बिल्कुल सही, जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं पश्चिम बंगाल वो बिल्कुल गलत हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा बी यानी कि पंजाब। क्या होगा, पंजाब। उत्पादकता जो है, चावल की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी
चावल की उत्पादकता, चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किसकी है? सबसे अधिक पश्चिम बंगाल की है। किसकी है? वेस्ट बंगाल। ठीक है। वहीं पे प्रोडक्शन की बात करें, राइस प्रोडक्शन में प्रथम स्थान किसका है? ये है, सॉरी, चावल की उत्पादकता जो है सबसे अधिक किसकी है? पंजाब की। किसकी है दोस्तों? एक मिनट, यहां पे चावल की उत्पादकता में प्रथम स्थान किसका है? पंजाब का है। किसका है दोस्तों? चावल की उत्पादकता जो है, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो है सबसे अधिक कहाँ पे है? पंजाब में है। वहीं पर राइस प्रोडक्शन की बात करें, राइस प्रोडक्शन में प्रथम स्थान किसका है? वेस्ट बंगाल का है। ठीक है। प्रोडक्टिविटी जो है सबसे अधिक पंजाब की है। प्रोडक्शन की बात करें चावल में तो कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? पश्चिम बंगाल में है। वहीं गेहूं में जो प्रोडक्टिविटी है सबसे अधिक कहाँ पे है? ये भी पंजाब में है। और प्रोडक्शन में वीट प्रोडक्शन में प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कई बार एग्जामों में पूछी गई हैं और अक्सर यहाँ पे कैंडिडेट से गलती हो जाती है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती हैं, दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब, यानी कि बी। आस राइस का बुआई का समय है। दोस्तों भारत में जो धान की खेती होती है वो मुख्य रूप से गर्मी में, खरीफ ऋतु में और शरद ऋतु में होती है। ठीक है। और मौसम की बात करें, खरीफ ऋतु, शीत ऋतु और बसंत ऋतु। स्थानीय नाम इनके जो रखे गए हैं, खरीफ ऋतु में जो चावल की खेती होती है, यहाँ पे हम लोगों के लिए हम लिखे दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। खरीफ ऋतु में जो चावल की खेती होती है उसे क्या कहते हैं? अस। ठीक है, क्या कहते हैं? अस। इसकी जो बुआई होती है वो कब होती है? मई जून में। बुआई जो होती है और कटाई जो होती है ये दोस्तों इसकी सितंबर अक्टूबर में होती है। खरीफ ऋतु की जो क्रॉप होती है उसी को दोस्तों क्या अस कहते हैं। इसकी बुआई मई जून में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। एक होती है शीत ऋतु की, विंटर सीजन की। शीत ऋतु की जो क्रॉप होती है उसे कहते हैं अमन। क्या कहते हैं? अमन। इसकी जो बुआई होती है जून जुलाई में होती है, जून जुलाई में। और कटाई की बात करें दोस्तों तो ये होती है नवंबर टू दिसंबर में होती है। एक होती है क्रॉप दोस्तों बसंत ऋतु की, इसे कहते हैं बोरो। ये सब स्थानीय नाम है दोस्तों, आस, अमन, बोरो। इसकी जो बुआई होती है नवंबर दिसंबर में होती है और कटाई जो होती है मार्च अप्रैल में होती है। ठीक है। खरीफ ऋतु की फसल को स्थानीय नाम आस है, शीत ऋतु की अमन है और बसंत ऋतु की जो क्रॉप है उसे क्या कहते हैं? बोरो कहते हैं। जो अस क्रॉप होती है यानी कि जिसकी बुआई मई जून में होती है, इसकी खेती सर्वाधिक जो होती है बिहार और पश्चिम बंगाल में की जाती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें दोस्तों पूछा गया अस राइस की बुआई जो होती है वो किस महीने में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मई जून। राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? मई जून हो जाएगा, यानी कि ए। वहीं पे यदि आप लोगों से अमन का पूछा जाता तो जून जुलाई हो जाता, और
बोरो की बुआई पूछी जाती तो नवंबर दिसंबर हो जाती। ठीक है, बोरो की बुआई जो होती है बसंत ऋतु में होती है और नवंबर दिसंबर में होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व में गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान किस देश का है? क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। विश्व में गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान किस देश का है? चीन का, भारत का, रूस का, यूएसए का। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भारत यानी कि इंडिया। वीट प्रोडक्शन में द्वितीय स्थान जो है किसका है? भारत का। वहीं क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल में प्रथम स्थान किसका है? क्षेत्रफल में प्रथम स्थान भारत का है। गेहूं के उत्पादन में तो दोस्तों भारत का दूसरा स्थान है, यानी कि सेकंड नंबर पे भारत है। लेकिन यदि क्षेत्रफल की बात की जाए, एरिया की बात की जाए, तो एरिया सबसे अधिक गेहूं का कहाँ पे है? वो भारत में ही है। ठीक है, उत्पादन दूसरा है लेकिन एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? भारत में है। जबकि चाइना का जो स्थान है दोस्तों, वो उत्पादन में क्या है? पहला स्थान है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का, दूसरा स्थान भारत का है। लेकिन क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो क्षेत्रफल में प्रथम स्थान भारत का है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत यानी कि बी। भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्में किस उप स्पीशीज से संबंधित है? इंडिका से, जेवेनिका से, ग्लेबेरिमा से या एशियाटिका से? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। जो चावल की खेती भारत में की जाती है उसकी सब स्पीशीज जो है ओराइजा सटाइवा, इंडिका। क्या है दोस्तों? ओराइजा सटाइवा इंडिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिका हो जाएगा। जेवेनिका की बात करें दोस्तों, तो जेवेनिका जो सब स्पीशीज है जो इसकी खेती की जाती है, जेवेनिका को जंगली धान की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। इसे जंगली धान के नाम से भी जाना जाता है और इसकी खेती जो होती है इंडोनेशिया में। इस सब स्पीशीज की जो खेती है, ओराइजा सटाइवा जेवेनिका की जो खेती है, ये कहाँ पे की जाती है? इंडोनेशिया में। वहीं पे ग्लेबेरिमा की बात कर ली जाए, ओराइजा सटाइवा ग्लेबेरिमा जो है इसकी खेती अफ्रीकन कंट्री में होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका, ओराइजा सटाइवा इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन होता है, यानी कि फ्लेरिस माइनर का टेस्ट वेट आप लोगों को बताना है कितने ग्राम होता है? 4 ग्राम, 8 ग्राम, 2 ग्राम या 22 ग्राम? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्लेरिस माइनर यानी कि गेहूं का मामा, जिसे गुल्ली डंडा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग बताएंगे इसका टेस्ट वेट कितना होता है? सीड टेस्ट वेट, टेस्ट वेट कितना होता है दोस्तों? 2 ग्राम प्रति 1000 बीज, यानी कि इसके 1000 बीज का जो वेट होता है कितना होता है दोस्तों? 2 ग्राम होता है। फ्लेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन कितना होता है? ये 2 ग्राम होता है, यानी कि टेस्ट वेट इसका कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओराइजा ग्लेबेरिमा, अभी मैंने इसके बारे में बताया था आप लोगों को पीछे। ओराइजा ग्लेबेरिमा स्पीशीज की किस्में किस जगह पर पाई जाती हैं? यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ओराइजा ग्लेबेरिमा की बात की गई है, अभी बताया था मैंने। ओराइजा सटाइवा इंडिका जो है
इस सब स्पीसीज की खेती भारत में होती है। वहीं पे ओराइजा सटाइवा जेवेनिका की खेती इंडोनेशिया में होती है। ओराइजा सटाइवा ग्लेबरिमा की खेती कहाँ पे होती है दोस्तों? ये अफ्रीका में। कहाँ पे होती है? अफ्रीका, यानी कि डी। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अफ्रीका, यानी कि डी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। धान की बुआई ब्रॉडकास्टिंग व ड्रिलिंग विधि में क्रमशः बीज की मात्रा चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड में धान की जो सीड रेट होती है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड इन राइस, सीड रेट कितनी होती है? ये 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। वहीं पर ड्रिलिंग मेथड इन राइस, सीड रेट जो होती है, इसमें सीड रेट कितनी होती है? 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में कितनी हो जाएगी? 100 किलोग्राम, और ड्रिलिंग मेथड में कितनी हो जाएगी सीड रेट? 60 किलोग्राम। तो इसका पहला राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 100 व 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? पोटास, फास्फोरस, पोटास, मॉलिब्डेनम या बोरान? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो शुगर होती है, शुगर का निर्माण दोस्तों कहाँ पे होता है? पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर का निर्माण होता है, वो कहाँ पे होता है? पत्तियों में होता है। उसके बाद इसके वितरण की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि समान रूप से इसका जो वितरण होता है उसके लिए उत्तरदायी क्या होता है? पोटास होता है। और ये किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से होता है, यानी कि संपूर्ण पौधे में वितरण जो होता है इसका फ्लोएम के माध्यम से होता है। और इसके लिए उत्तरदायी जो आवश्यक तत्व है वो कौन सा है? पोटास है। आप लोग ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? पोटास के, यानी कि ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? बी, पोटास। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। अर्धशाली गन्ने की बुआई कब की जाती है? दोस्तों जो गन्ना होता है, गन्ने की बुआई मुख्यतः 3 ऋतुओं में की जाती है। एक होती है दोस्तों इसकी बुआई जून जुलाई में, जून जुलाई में। कब कब होती है दोस्तों? एक बुआई होती है जून जुलाई में, ये जुलाई टू अगस्त, जुलाई टू अगस्त में जो बुआई होती है इसी को क्या कहते हैं? वर्षाकालीन गन्ना, वर्षाकालीन गन्ना। और यही जो किस्म है दोस्तों, यही जो गन्ना है इसी को कहते हैं अर्धशाली गन्ना। जुलाई अगस्त में जिस गन्ने की बुआई होती है इसी को अर्धशाली गन्ना कहा जाता है, अर्धशाली गन्ना। और ये मुख्यतः कहाँ पे होती है? दक्षिण भारत में होती है। वर्षाकालीन गन्ना यानी कि अर्धशाली गन्ना की बुआई जो होती है वो कहाँ पे होती है दोस्तों? मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। और इसका जो क्रॉप ड्यूरेशन होता है, यानी क्रॉप का जो टोटल समय होता है कितना होता है? 18 से 20 माह। क्रॉप ड्यूरेशन जो होता है 18 से 20 माह की ये क्रॉप होती है। और सामान्यतः जो होती है गन्ने की क्रॉप कितने माह की होती है? 12 माह की होती है। लेकिन अर्धशाली गन्ने की जो क्रॉप होती है ये 18 से 20 माह की होती है। वहीं पे दोस्तों दूसरा बात कर ली जाए शरदकालीन गन्ना, शरदकालीन गन्ना, शरदकालीन गन्ना। इसकी जो बुआई होती है, शरदकालीन गन्ने की जो बुआई होती है कब होती है दोस्तों बताइए? ये अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, इसको शरदकालीन गन्ना कहते हैं।
शरतकालीन गन्ने में जो उपज होती है वो 15 से 20% सामान्य गन्ने की तुलना में 15 से 20% अधिक होती है, लेकिन इसमें क्या होता है सामान्यतः दोस्तों उर्वरक का प्रयोग अधिक करना पड़ता है। वहीं पे शरतकालीन हो गया दोस्तों, वर्षाकालीन हो गया, और एक होता है बसंतकालीन गन्ना। बसंतकालीन गन्ना, इसकी जो बुआई जो होती है वो कब होती है? फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में। तो बसंतकालीन गन्ने को क्या कहते हैं? जो जिसकी बुआई होती है फरवरी मार्च में। और दोस्तों जो 85% यानी कि 85% जो गन्ना होता है भारत में वो बसंतकालीन गन्ना ही बोया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सबसे अधिक बुआई जो होती है बसंतकालीन गन्ने की होती है, जिसकी बुआई फरवरी मार्च में होती है। ठीक है, अदसाली गन्ने की बुआई जुलाई अगस्त में होती है, जुलाई टू अगस्त, जिसे वर्षाकालीन गन्ना या अदसाली गन्ना के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि जुलाई टू अगस्त। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा फल डायोसियस का उदाहरण नहीं है? दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो वर्गीकरण किया जाता है फलों का, और डायोसियस और मोनोइसियस, डायोसियस प्लांट और मोनोइसियस प्लांट जो होते हैं वो आप लोग कैसे बताएंगे? इसके एग्जाम्पल यहाँ पे तो कुछ दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है डायोसियस का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि डायोसियस का होता है, डायोसियस को क्या होता है दोस्तों, और मोनोइसियस क्या होता है। डायोइसियस एक मिनट दोस्तों, डायोइसियस, डायोइसियस में दोस्तों क्या होता है, नर और मादा पुष्प जो होते हैं एक ही पौधे पर, नर और मादा पुष्प जो होते हैं दोनों दोस्तों एक ही पौधे पर, नर और मादा पुष्प जब दोनों दोस्तों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, क्या होता है डायोइसियस में? जब नर और मादा पुष्प दोनों ही एक ही पौधे पर, क्या होता है? जब नर और मादा दोनों पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग पाए जाते हैं, तो क्या ये कंडीशन क्या होती है? डायोइसियस इसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है, और ये फीमेल फ्लावर है, तो ये पौधा तो एक ही हो गया, लेकिन ये फ्लावर जो है दोस्तों एक ही पौधे पर क्या है? अलग अलग हैं। जब एक ही पौधे पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी कि जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही पौधे पर अलग अलग पाए जाते हैं, तो ये जो कंडीशन होती है ये क्या होती है? डायोइसियस की। और इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल जो है इसके स्ट्रॉबेरी, नारियल, ठीक है, स्ट्रॉबेरी है, नारियल है, और जो कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां होती हैं, कुकुरबिटेसी कुल की जो सब्जियां होती हैं वो सभी डायोइसियस के अंतर्गत ही रखी गई हैं। वहीं पे दूसरा होता है मोनोइसियस, मोनोइसियस, इसे हिंदी में उभयलिंगासराई, उभयलिंगासराई कहते हैं, और इसे मोनोइसियस को एक लिंगासराई कहते हैं, एक लिंगासराई, इसे एक लिंगासराई मोनोइसियस को, और उसको डायोइसियस को उभयलिंगासराई कहा जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जब नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर, यानी कि फीमेल और मेल, फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, तब ये जो कंडीशन होती है ये क्या होती है? मोनोइसियस, यानी कि एक लिंगासराई। इसके एग्जाम्पल की दोस्तों बात कर लें तो इसके एग्जाम्पल हैं
पपीता, खजूर, कीवी फ्रूट, ठीक है, इत्यादि। कीवी फ्रूट इत्यादि। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पपीता, खजूर, कीवी फ्रूट इत्यादि जो हैं ये इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। तो अब बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है ये डायोसियस का उदाहरण ना होकर किसका है, मोनोइसियस का उदाहरण है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। श्वेत गिडार के प्रतिवर्ष कितनी पीढ़ियां पाई जाती हैं। श्वेत गिडार यानी कि सफ़ेद गिडार जो होता है, जो कि पेस्ट है किसका, एक हानिकारक पेस्ट है दोस्तों, मूंगफली की फसल का। श्वेत गिडार का जो प्रकोप होता है किसमें देखने को मिलता है दोस्तों, मूंगफली में देखने को मिलता है। सर्वाधिक किसमें देखने को मिलता है, मूंगफली में। और इसके प्रतिवर्ष कितनी पीढ़ियां पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा एक। इसकी प्रतिवर्ष दोस्तों एक ही पीढ़ी देखने को मिलती है, श्वेत गिडार, ठीक है। आइए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। और ये सबसे ज़्यादा नुकसान किसमें पहुंचाता है, मूंगफली की क्रॉप में। आंवला में वानस्पतिक प्रवर्धन की सबसे उत्तम विधि है वीनियर ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग, पेंच बडिंग या हार्डवुड कटिंग। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि प्रवर्धन की जो व्यावसायिक विधियां होती हैं वो सभी क्रॉप में अलग अलग देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जिसमें जो व्यावसायिक विधियां होती हैं वो कॉमन होती हैं। आइए हम बात करते हैं इसमें से वीनियर ग्राफ्टिंग की। सबसे पहले वीनियर ग्राफ्टिंग जो होती है ये मुख्यतः किसमें अपनाई जाती है, आम में। ये आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है, वीनियर ग्राफ्टिंग। वहीं पे एयर लेयरिंग, इसी को क्या कहते हैं, गूंटी के नाम से जाना जाता है, गूंटी। और ये किसमें अपनाई जाती है, मुख्यतः लीची में। किसमें दोस्तों, लीची की क्रॉप में। वहीं पर पेंच बडिंग की बात की जाए दोस्तों तो ये आंवला में। आंवला में दोस्तों क्या अपनाया जाता है, पेंच बडिंग। हार्डवुड कटिंग की बात करें दोस्तों तो ये अंगूर व किसमें दोस्तों देखने को मिलती है, अनार में, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आप लोग हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे बता देते हैं। अनार आम की जो फैमिली है एनाकार्डियेसी है दोस्तों। फ्रूट टाइप की बात की जाए तो फ्रूट जो इसका होता है ड्रिप होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और खाने योग्य जो भाग होता है आम का वो मीजोकार्प होता है। प्रवर्धन की विधि मैंने बता ही दी, वेनियर ग्राफ्टिंग। वहीं पे लीची में दोस्तों, लीची जिसका वानस्पतिक नाम जो है, बॉटिकल नेम है मूसा पैराडेसिका। लीची का वानस्पतिक नाम की बात कर ली जाए दोस्तों तो मूसा पैराडेसिका, सॉरी लीची की बात कर ली जाए दोस्तों, लीची का आप लोग बताएंगे, लीची का वानस्पतिक नाम क्या है। मूसा पैराडेसिका जो होता है दोस्तों वो किसका है, मूसा पैराडेसिका जो है, मैंने गलती से दोस्तों बता दिया, मूसा पैराडेसिका जो होता है वो किसका है, केला का। मूसा पैराडेसिका जो है किसका है वानस्पतिक नाम, वो केला का है। और केला में जो होता है, केला की जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है, मोजेसी होती है। फ्रूट टाइप की बात की जाए तो बेरी होता है। खाने वाला भाग मीजोकार्प होता है। और प्रवर्धन की विधि बात कर ली जाए दोस्तों केले में तो क्या होती है, सॉर्ड सकर, यानी कि तलवार नुमा जो इसके सकर्स होते हैं उसी के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। अब हम बात कर रहे थे लीची की दोस्तों। लीची का वानस्पतिक नाम क्या है, लीची चाइनेंसिस। लीची चाइनेंसिस है। और फैमिली इसकी बात कर ली जाए दोस्तों, फैमिली कौन सी होती है, लीची की फैमिली बताइए, सेपेनडेसी। सेपेनडेसी जो होती है वो लीची की फैमिली होती है। और जो इसका खाने वाला भाग होता है, खाने वाला जो भाग होता है दोस्तों लीची में वो क्या होता है, एरिल। खाने वाला जो भाग होता है एरिल होता है। क्या होता है खाने वाला भाग जो लीची में होता है दोस्तों, एरिल होता है।
और इसके मैंने अभी लीची की वो प्रवर्धन विधि बता ही दी है, गुटी है, जिसे एयर लेयरिंग भी कहा जाता है। आंवला का दोस्तों तो आप लोग नाम जानते ही होंगे। आंवला का जो नाम है वानस्पतिक वो क्या है, एम्बिलिका ऑप्सिनेल्स है, फैमिली यूफोरबिएसी है, फ्रूट टाइप बेरी है, खाने वाला भाग मीजोकार्प एंड एंडोकार्प है। ठीक है, और जो प्रवर्धन की विधि है कौन सी है, पेंच बडिंग। तो आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। वहीं पे अंगूर का वानस्पतिक नाम वाइटिस वेनिफेरा है, फैमिली वाइटेसी है, फ्रूट टाइप बेरी है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? 1980 81, 1985 86, 1989 90, 1999 2000। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत जो होती है दोस्तों वो कब होती है? 1999 और 2000 में। कब होती है? 1999 और 2000 में होती है। और वर्तमान समय में जो बीमा योजना चल रही है दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना। वर्तमान समय में जो बीमा योजना चल रही है दोस्तों उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना, जिसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब होती है बताइए? 13 फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत होती है। और इसके अंतर्गत जो कृषकों के लिए प्रीमियम की दर रखी गई थी वो खरीफ के लिए प्रीमियम रेट 2%, रबी के लिए 1.5%, रबी क्रॉप के लिए 1.5%, और बागवानी क्रॉप के लिए दोस्तों इसके अंतर्गत प्रीमियम राशि जो रखी गई थी वो कितनी रखी गई थी? 5% रखी गई थी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, के कारण मिर्च में तीखापन होता है? कैप्सेथिन, कैप्सेसिन, सल्फर यौगिक या अफ्लाटॉक्सिन्स? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, जो मिर्च में तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? कैप्सेसिन। किसके कारण होता है? कैप्सेसिन। कैप्सेथिन मिर्च का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? कैप्सेथिन के कारण होता है। सल्फर यौगिक प्याज में तीखापन जो होता है सल्फर यौगिक कारण होता है। और मूंगफली में विषाक्तता जो होती है, मूंगफली में विषाक्तता अफ्लाटॉक्सिन्स के कारण होती है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्रति मीट्रिक टन अनाज प्रधूमित करने के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड के 3 ग्राम वाली कितनी टिकिया प्रयुक्त होंगी? एल्युमिनियम फास्फाइड की टिकिया की बात की गई दोस्तों। फ्यूमिगेंट्स के रूप में जो इनका प्रयोग किया जाता है वो कितने ग्राम की, मतलब कितनी गोली की आवश्यकता होगी यदि 1 मीट्रिक टन अनाज है? दोस्तों जैसा कि मार्केट में आप लोग जानते हैं ये फॉस्टॉक्सिन्स मार्केट में फॉस्टॉक्सिन्स या सल्फास के नाम से मार्केट में दोस्तों ये अवेलेबल होती हैं। और इनकी जो आवश्यकता होती है वो 2 से 3 गोली प्रति मीट्रिक टन अनाज के लिए होती है। प्रति मीट्रिक टन अनाज, ठीक है। वहीं पे दोस्तों एक यदि 22 घन मीटर का कमरा है उसमें अनाज का भंडारण किया गया है, 22 घन मीटर
कमरे या बखारी के लिए दोस्तों यदि अनाज का भंडारण किया जा रहा है तो उसमें 7 गोली यानी कि 21 ग्राम फ्यूमिगेंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है फ्यूमिगेंट्स, धूर्मक क्या है? मैलाथियान, रोगोर, गैमेक्सिन या मेथाइल ब्रोमाइड? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, मेथाइल ब्रोमाइड। मेथाइल ब्रोमाइड जो है ये फ्यूमिगेंट्स है। आइए कुछ फ्यूमिगेंट्स आप लोगों को बताते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्यूमिगेंट्स एग्जाम्पल, एक तो मेथाइल ब्रोमाइड हो गया दोस्तों, मेथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, फर्स्ट ऑक्सीजन तो मैंने भी बता ही दिया है, सल्फास ना, फर्स्ट ऑक्सीजन सल्फास, नेप्थलीन, आदि जो होते हैं ये फ्यूमिगेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु दाब का प्रभावी कारक नहीं है। तापक्रम, समुद्र तल से ऊंचाई, पृथ्वी का चक्रण, मृदा क्षरण। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं टेम्परेचर जो होता है, ताप, ये यदि ताप बढ़ता है तो क्या होता है, वायु का दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि आयतन बढ़ जाता है। उसी प्रकार समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वायु का दाब भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई के बाद क्या होता है, वायु का दाब घटने लगता है। वहीं पे पृथ्वी के चक्रण की बात कर ली जाए, पृथ्वी का चक्रण भी जो होता है वो भी वायु दाब को प्रभावित करता है, और मृदा क्षरण जो होता है ये इसका प्रभावी कारक नहीं है। वायु दाब का प्रभावी कारक कौन सा नहीं है, ये है मृदा क्षरण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी। मृदा क्षरण किसी भी प्रकार से वायु दाब को प्रभावित नहीं करता है, ये एक अपरदन का कारक है। ठीक है, दानों में नाइट्रोजन की आपूर्ति किससे होती है? पुरानी पत्तियों से, पौधों की जड़ों से, तनों से, प्रकाश संश्लेषण से। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। दानों में जो नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है वो किससे होती है? पुरानी पत्तियों से। राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। वहीं पे एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, और जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ पर पौधों में दिखाई पड़ते हैं? निचली पत्तियों पर, यानी कि पुरानी पत्तियों पर, नई पत्तियों पर, या बीच वाली पत्तियों पर? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, हम बता दें आप लोगों को, जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं इनकी कमी के लक्षण जो होते हैं सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर ही दिखाई पड़ते हैं, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी के लक्षण जो होते हैं वो नई पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। और दानों में नाइट्रोजन की आपूर्ति जो होती है वो कहाँ से होती है? पुरानी पत्तियों से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले लगभग कितने कारकों की पहचान की गई? 55, 60, 52, 50। अब तक पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले लगभग कितने कारकों की पहचान की गई है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी। कितने कारक हैं? 52। कितने कारक हैं? 52, जिसमें से बायोटिक और अबायोटिक, यानी कि जैविक प्लस अजैविक दोनों कारकों को शामिल किया गया है। वहीं पर पौधों के लिए पोषक तत्व जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, वो कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बात की जाए, आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? 17, जिसमें 17वां पोषक तत्व कौन सा है? निकेल है। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
विश्व मौसम संगठन की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? न्यूयॉर्क 1980, वाशिंगटन 1978, जिनेवा 1978, रोम 1976। दोस्तों इसके जो आंसर दिए गए थे, ये आप लोगों के टीएसटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसमें जो आंसर दिए गए हैं दोस्तों, ये सत्र जो हैं सभी गलत दिए गए हैं। क्या है? ये सत्र जो यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, ये गलत दिए गए हैं, तो इनको हम लोग इग्नोर करेंगे। आइए उसके बाद देखते हैं विश्व मौसम संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 23 मार्च 1950 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड, कहाँ पे हुई थी? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों वहीं पे जो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएमओ जो था दोस्तों, ये 30 मार्च 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा ये कब बनता है? 30 मार्च 1950 को। स्थापना कब होती है? 23 मार्च 1950 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा, लेकिन इसमें सत्र दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा। यहीं पे कुछ और भी संगठन की हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे FAO, ये भी पूछा जाता है, विश्व खाद्य संगठन, FAO। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में क्यूबेक कनाडा में होती है। वर्तमान मुख्यालय जो इसका कहाँ पे? रोम, इटली में है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक कनाडा में होती है, इसलिए विश्व खाद्य दिवस भी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं पे एक संगठन और होता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को कहाँ पे होती है? जिनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? 1 जनवरी 1995 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। वहीं पे वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा होती है। जो ब्रेटन वुड्स जो स्थान है ये दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। इसी सम्मेलन के द्वारा जुलाई 1944 में इसकी स्थापना होती है, जुलाई 1944 में। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे दोस्तों? वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC। ठीक है, आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नांकित में से कौन सा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमनास, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, राइजोबियम जो होता है ये बायोटिक यानी कि सहजीवी जीवाणु है। एजोटोबैक्टर जो है फ्री लिविंग असहजीवी, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। उसी प्रकार क्लास्ट्रीडियम भी असहजीवी जीवाणु है। ठीक है, यानी कि सिम्बायोटिक और ये नॉन सिम्बायोटिक यानी कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया के अंतर्गत रखे गए हैं एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम। नाइट्रोसोमोनास जो होता है ये क्या करता है दोस्तों? अमोनिया को
अमोनिया को चेंज करता है किसमें? नाइट्राइट में। अमोनिया को नाइट्राइट में कौन चेंज करता है? नाइट्रोसोमनास। नाइट्रोसोमनास जो होता है ये अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करता है, और नाइट्राइट को दोस्तों नाइट्रेट में कौन बदलता है? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर वहीं पर, और यही नाइट्रेट जो होती है वो पौधों को उपलब्ध हो जाती है। ये चक्र चलता रहता है दोस्तों। वहीं पर क्या होता है, इसमें कार्य करने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। एंजाइम भी आप लोग ध्यान रखें कि एग्जाम में पूछा गया है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो इसमें कार्य करता है। आइए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोसोमनास, जो कि एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, देहरादून, करनाल, हैदराबाद। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे दोस्तों स्थित है? ये स्थित है कहाँ पे? करनाल, हरियाणा में। कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तथा एक साथ बहुत से पशुओं को हो जाता है तो इस रोग को कहते हैं पशु महामारी रोग, स्थानिक महामारी रोग, विदेशी रोग या विकीर्ण रोग। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा विकीर्ण रोग। क्या हो जाएगा? विकीर्ण रोग। और ये जो होता है एपिडेमिक, जिस प्रकार मनुष्यों में एपिडेमिक होता है उसी प्रकार एपिजोटिक एपिजोटिक डिजीज, जिस प्रकार जैसे मनुष्यों में एपिडेमिक होता है उसी प्रकार पशुओं में क्या होता है? एपिजोटिक डिजीज होती है, जो कि एक साथ बहुत बड़े क्षेत्र में कई पशुओं को हो जाती है और सभी पशुओं को एक साथ ये प्रभावित करती है। यानी कि एक ही रूप, यानी एक ही प्रकार के लक्षण पशुओं में देखने को मिलते हैं। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन था। यदि इस सेशन आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। और आप लोग टेलीग्राम चैनल एग्री नॉलेज प्लस को आप लोग ज्वाइन कर लेना, जिससे कि भविष्य के जो नोटिफिकेशन या अन्य इन्फॉर्मेशन या फिर आप लोगों को क्लास से जुड़ी हुई अपडेट सभी आपको एग्री नॉलेज प्लस चैनल पे, जो कि टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, उस पर उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं पे साथ साथ में आप लोगों के लिए जो क्विजेज़ हैं, क्विजेज़ का भी आयोजन उसी पे किया जाएगा, जो कि आपको आपकी परीक्षा के लिए आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।